वेलकम टू पायनियर स्टडी। आप देख रहे हैं 9th क्लास का ज्योग्राफी कीवर्ड लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे। आप किसी भी कंपटीशंस की तैयारी करते हैं या आगे चल के जनरल कंपटीशंस में जाएंगे जहां जीके जीएस पूछा जाएगा, वहां एनसीईआरटी को बेस बुक माना जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी का ये तीसरा चैप्टर ज्योग्राफी का 9th क्लास का है। आप कीवर्ड बनाते चलें और हम लाइन बाय लाइन की एनसीईआरटी को कवर करते चलेंगे। तो चलिए, आपका पहला मतलब कहा जाता है इसमें कि अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। यानी अपवाह तंत्र का मतलब क्या है? नदी तंत्र। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। यानी जिस क्षेत्र से होते हुए नदी तंत्र का जल प्रवाहित होता है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अपवाह द्रोणी। मतलब जहाँ से नदी की धाराएं बहती चली जाती है। मानचित्र का अवलोकन करने से यह पता चलता है कि कोई भी, यहाँ पे आप दिख रहे होंगे, ये जल विभाजक है, ये धारा ए है और ये धारा मतलब आ है, ये ब है, तो दो को यहाँ नदी तंत्र दिखाया गया है। जैसा क्षेत्र में जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करते हैं। इस प्रकार उच्च भूमि को जल विभाजक कहा जाता है। ठीक है, उच्च भूमि को क्या कहा जाता है? जल विभाजक। जो दो जल द्रोणियों को, यानी द्रोणी का मतलब दरार से समझ लीजिए, वह दरार जिससे होके जल प्रवाहित होता है उसी को क्या बोलते हैं? दरार कहते हैं। तो ये जो दरार है जिससे नदियां बहती है, इसको ऊपर या तो उच्च भूमि होता है और फिर कोई दूसरा नदी यहाँ पे बहता है, तो इसको बोलते हैं जल विभाजक। ये बीच वाला जो क्षेत्र कहलाएगा, ये कहलाएगा जल विभाजक। तो जल विभाजक के तौर पे या तो पर्वत होते हैं या तो उच्च भूमि होती है। क्या आप जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है? ये पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी मतलब सबसे ज़्यादा क्षेत्र में कौन बहता है, तो वो है अमेजन नदी, या सबसे चौड़ी नदी भी इसे कहा जाता है। सबसे चौड़ी नदी कौन है? अमेजन नदी। भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? तो अगर आप भारत में देखें तो वो गंगा नदी का अपवाह द्रोणी भारत के अंदर सबसे ज़्यादा है। अब भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होती है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में बांटा गया है। हिमालयी नदियाँ, जो हिमालय से निकलती है उसे हिमालयी नदियाँ कहते हैं, और जो प्रायद्वीपीय पठारों से निकलती है उसे हम प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों में उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न है। हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12मासी होती है। हिमालय नदियाँ क्या होती है? 12मासी, चूँकि वहाँ हिमाद्री यानी बर्फ से गल के क्या आता है? पानी आता है। जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वहाँ जब वर्षा होती है तब उसमें पानी आता है। इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम यानी बर्फ द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो मुख्य नदियां हैं, सिंधु ब्रह्मपुत्र। इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। इस नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्ज बनाया है। तो नदियाँ जो पर्वतों के जिस हिस्से से गुजरती है उसे क्या कहते हैं? गार्ज कहते हैं। यानी नदियाँ पर्वतों के जिस हिस्से से गुजरती है उसे क्या कहते हैं? गार्ज कहते हैं, यानी पर्वत का, नदी का रास्ता। ठीक है। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। ये अपने मार्ग के ऊपरी भाग में तीव्र अपर्दन क्रिया करती है। ये आपको दिख रहा होगा, ये गार्ज है, पहाड़ को काटते हुए ये नदियाँ आ रही है। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देखिए, ये हो गया आपका दो पहाड़ जिसका गार्ज है, और ये हो गया नदी का द्रोणी। ठीक है, ये ऊपरी भाग हो गया और ये आपका मध्य भाग हो गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको नदियाँ चूँकि सीधे सीधे नहीं आती है बल्कि ये इस तरीके से
सांप जैसा चलती है, तो इसको क्या बोलते हैं, इस आकृति को, नदियों के बहाव के आकृति को क्या बोलते हैं, विसर्पी बोलते हैं। और कभी कभी क्या होता है, ये छूट जाता है, मतलब ये पहले इधर से बह रहा था, अब ये एक नया रास्ता बना दिया और ये छूट गया, तो ये गोखुर के समान, ऐसे ये पहले इस तरीके से था, समझ में आया, इस तरीके से, परंतु ये टूट गया और एक नया रास्ता बना दिया इधर से नदी, तो ये वाला तो रह गया अलग, तो इसी को बोलते हैं गोखुर झील। मतलब विसर्पी के अलग हो जाने से क्या बनता है, गोखुर झील बनता है। और नीचे जो होता है नदियाँ फिर डेल्टा का निर्माण करता है। नदी की धाराएं जो होती है वो बहुत सारे धाराओं में बट जाती है, तो उसके बीच बीच में क्या होता है, बहुत सारे निक्षेप यहाँ पे जमा हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा। तो ये नदी का पूरा आकृति दिया गया है। अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट और बालू का संवहन करती है जो नदियां हैं। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियां विसर्पी, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेप आकृतियों का निर्माण करती है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। डेल्टा आप समझ गए होंगे। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती है। प्रायद्वीपीय नदियां क्या होती है, मौसमी नदियां होती है। प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती है क्योंकि इसका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगती है। हिमालय की नदियां की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली होती है, फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है तथा पश्चिम की तरफ बहती है। ठीक है, क्या आप इन प्रकार के दो बड़ी नदियों की पहचान कर सकते हैं? तो कृष्णा, कावेरी, ये सब जो है प्रायद्वीपीय नदियां हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट से निकलती है प्रायद्वीपीय नदियां, तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। हिमालय की नदियों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी है और अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां आकर इनमें मिलती है। किसी नदी तथा इनकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहते हैं। नदी और नदी के सहायक नदियों को क्या कहा जाता है? नदी तंत्र कहा जाता है। तो सिंधु नदी और सिंधु नदी के जो सहायक नदी हैं उन सभी को क्या बोलेंगे? तो हम सिंधु नदी तंत्र कहेंगे। तो देखिए सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन आएगा? सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी का उद्गम होता है मानसरोवर झील से। कहाँ से? मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में है उसी झील से निकलती है। अब झील क्या होता है? देखिए चारों तरफ से पहाड़ है और इस पहाड़ के बीच में मान लीजिए गड्ढा है, ठीक है, तो ये बर्फ़ पिघल पिघल के यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है और इससे निकलने का एक ही रास्ता है और वहीं नदी का रूप ले लेता है। तो इसमें तो पानी भंडारित है बहुत सारा, तो ये कौन सा नदी है? ये मानसरोवर झील है और इसी से इधर की ओर निकल रही है कौन? सिंधु नदी। और एक ई पट्टी रुखा निकलता है कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। तो दोनों इसी झील से निकलता है। किससे? मानसरोवर झील से। ये पूछा जा सकता है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। इस भाग में यह बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज का मतलब हम लोग को पता है, पर्वतों को काटते हुए एक रास्ता बनाती है, ठीक है, उसी को हम गार्ज कहते हैं। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, ऐसे ये सब नदियां कहाँ की है? लद्दाख की नदियां हैं। परंतु ये सब किस नदी में मिलती है? सिंधु नदी में मिलती है। लद्दाख की ये सब नदियां हैं, चूँकि भारत में ये लद्दाख में ही प्रवेश करती है। कौन? सिंधु नदी। और इसमें कौन कौन मिलता है? जास्कर नदी, नुब्रा नदी, श्योक नदी और हुंजा नदी। और ये सब छोटी छोटी नदियां हैं जो कहाँ मिलती है? सिंधु नदी में मिलती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। तो ये सिंधु नदी उसके बाद कहाँ चल जाती है? बलूचिस्तान में और गिलगित में। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम ये आपस में मिलकर, अब ये 5 नदियां हैं, देखिए 1 2 3 4 5, इन पांचों नदियों से मिलके
ये पांचों नदियां मिलके सिंधु में मिलती है। तो सिंधु का ये पांचों मिलकर पाकिस्तान के मिठानकोट में, कहाँ, पाकिस्तान में एक जगह है मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिलती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची में पूरब की ओर अरब सागर में मिलती है। तो ये पाकिस्तान में भी बहती है, कराची से पूरब अरब सागर में मिलती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। तो सिंधु नदी की लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां कौन कौन है? तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। और ऊपर कौन था? सियांको, ठीक है। आगे है, क्या आप जानते हैं सिंधु जल समझौता, एक समझौता हुआ था कब? 1960 में। सिंधु जल समझौता ये पूछा जा सकता है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सिंचाई के लिए इसका प्रयोग करते हैं। मात्र सिंधु जल समझौता के अनुसार भारत इसका 20%। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। इसकी सभी नदी प्रक्रम बोल रहा है, मतलब नदी तंत्र, यानी सतलज, ब्यास, सिंधु, ये सब के सब आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो सभ्य के नदी का मात्र 20% जल का प्रयोग हम कर सकते हैं इस समझौते के अनुसार। आगे है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र मतलब गंगा के सहायक नदियों के बारे में देखेंगे। गंगा नदी तंत्र, ठीक है। तो गंगा नदी तंत्र के बारे में अगर देखें तो यह मुख्य धारा को भागीरथ या गंगोत्री हिमानी से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमानी से निकलती है। गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। एक नदी कौन? अलकनंदा। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग स्थान पे अलकनंदा नदी इसमें मिल जाती है। और देवप्रयाग कहाँ है? उत्तराखंड में। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में आ जाती है। कहाँ? हरिद्वार में मैदानी भाग में आ जाती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती है। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी ये गंगा नदी के क्या हो गए? सहायक नदी हो गए। ये सब क्या हो गए? गंगा नदी के सहायक नदी हो गए, ठीक है। और ये सभी नदियां भी कहाँ से निकलती है? जैसे यमुना निकलती है यमुनोत्री से, ठीक है। घाघरा, गंडक, कोसी ये सभी ये नेपाल से निकलती है, ठीक है। आगे यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। ये पूछा जा सकता है कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा नदी के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में, जिसको प्रयागराज अब नाम दे दिया गया है, इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है, ठीक। और यहाँ पे ये आप पूरा का पूरा नदी तंत्र जो है इस फिगर में आप सारे नदियों के नाम लिखते चलें और देखते चलें ताकि आपको लगभग याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते चलते हैं एकदम पूरा शुरुआत से, और नहीं होता है तो लिखते चलें और दिमाग में भी लिखते चलें, ठीक है। तो ये आपका यहाँ मानसरोवर झील है। देखिए यहाँ पे क्या है? मानसरोवर झील है। और ये जो मानसरोवर झील है इससे सिंधु नदी इधर निकला है और इधर एक सांगपो नदी निकला है, जिसका बाद में भारत में नाम क्या हो जाता है? कुछ दूर तक दिहांग रहता है और दिहांग के बाद इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ये कौन सा झील है? मानसरोवर, और इसी से ये दोनों निकलती है। फिर यहाँ पे देखिए एक झील यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बुलर झील। ये कहाँ है? बुलर झील, डल झील, यहाँ पे ही डल झील है, डल झील, ये दोनों जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। बुलर झील और डल झील। अब यहाँ पे देखिए सिंधु नदी प्रवेश किया बलूचिस्तान होते हुए पाकिस्तान में।
यहाँ पे आपका झेलम नदी दिख रहा है, ठीक है, ये चेनाब नदी दिख रहा है, रावी नदी हो गया, यहाँ पे सतलज नदी हो गया और ये ब्यास नदी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक गोविंद सागर आपको दिख रहा होगा, एक कृत्रिम सागर है, जहाँ से होते हुए एक गोविंद सागर से, मतलब ये कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, यहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर निकलती है। कौन सा नहर? इंदिरा गांधी नहर निकलती है, और यहाँ पे, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर निकलती है और ये राजस्थान तक जाती है। यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ये सारी चीज़ आप लिख लिए होंगे एकदम बिल्कुल दिमाग में। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ऊपर बुलर झील, डल झील, सिंधु नदी इधर से आ रहा है, यहाँ पे गोविंद सागर एक बांध बनाया गया है, ठीक है, और वहाँ से इंदिरा गांधी नहर, यहाँ पे सांभर झील जो कि नमकीन झील है, लवणीय झील है, सांभर झील, ठीक है, राजस्थान में ही है सांभर झील। यहाँ पे आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखिए, ये पूरा का पूरा दिमाग में बैठ जाना चाहिए पिक्चर। आगे ये हो गया किसका तंत्र? ये हो गया आपका पूरा का पूरा सिंधु नदी का तंत्र। किसका तंत्र? सिंधु नदी का तंत्र। अब आप आगे आइए और गंगा नदी का तंत्र देखिए। ये है आपका गंगोत्री से निकलने वाली, और ये है अलकनंदा, ठीक है, ये है अलकनंदा और ये है क्या? गंगोत्री से निकलने वाली। तो ये दोनों कहाँ मिल रहा है? देवप्रयाग जिसको कहते थे उत्तराखंड में, और यहाँ से ये आगे बहती है और यहाँ पे मिलती है, यहाँ इलाहाबाद में ये यमुना नदी आके मिली है। देखिए इधर से समानांतर बह रहा है, जैसे जैसे ये गंगा मुड़ रहा है वैसे वैसे समानांतर में कौन बह रहा है? यमुना आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इलाहाबाद में, जिसको प्रयागराज कहते हैं, वहाँ पे आके मिलती है। यमुना नदी में कौन कौन मिलती है? तो यमुना नदी में चंबल मिलती है, बेतवा मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको एक राणा प्रताप सागर, ठीक है, ये एक जलाशय है, और यहाँ एक गांधी सागर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये सब एक जलाशय है, मतलब तालाब है जहाँ से वो निकलती है। जैसे वो था ना वहाँ पे ऊपर, ठीक है, मानसरोवर, तो ये सब भी तो चंबल उम्बल नदी भी तो कहीं से निकलेगा, ठीक है। अब आगे आप आगे आइए, यहाँ पे ये गंगा नदी आगे आया, इसमें देखिए एक शारदा नदी है। ये कौन सा है? शारदा नदी, ठीक है, शारदा नदी। और ये क्या है? घाघरा। तो ये शारदा नदी घाघरा में मिल गया और घाघरा नदी आके गंगा में मिल गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गंडक नदी। कौन सा नदी? गंडक नदी। और ये कोसी नदी। तो घाघरा नदी हो गया, शारदा नदी हो गया, गंडक नदी हो गया, कोसी नदी, ये सभी नेपाल हिमालय से, ठीक है। चूँकि यहाँ पे काली नदी से तीस्ता नदी तक क्या कहा जाता है? नेपाल हिमालय, तो उसी के बीच में ये सारे नदियाँ हैं। समझ में आ गया होगा। और ये सभी, और इधर से गोविंद सागर यहाँ पे दिख रहा होगा, गोविंद सागर से सोन नदी आता हुआ कहाँ मिल जाता है? गंगा में मिल जाता है। तो ये सब ये गंगा नदी का तंत्र हो गया। ये पूरा का पूरा क्या हो गया? ये गंगा नदी तंत्र हो गया, ठीक है, ये गंगा नदी तंत्र हो गया। तो ऊपर सिंधु नदी तंत्र, ये गंगा नदी तंत्र। अब इधर ब्रह्मपुत्र वाला देखिए, ये जो मानसरोवर से आया, मानसरोवर से ये सांगपो नदी जो तिब्बत में कहा जाता है, उसी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। और यहीं दिहांग बाद में एक लोहित नदी इधर से आ रहा है, जो कि दिहांग में मिल के क्या बना देता है? ब्रह्मपुत्र नदी। और यहाँ पे जो गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी, ये पद्मा बना देती है। कौन सी नदी? पद्मा नदी। और यहाँ पे है सुंदरबन डेल्टा। क्या है? सुंदरबन डेल्टा, बंगाल की खाड़ी में। तो ये कौन सा तंत्र हो गया? ये वाला तंत्र। ये तंत्र कहलाएगा ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र। इसकी ज़्यादा सहायक नदियाँ नहीं है, परंतु ये गंगा नदी, ठीक है, ऊपर सिंधु नदी का तंत्र। आगे देखिए, आगे ये है प्रायद्वीपीय नदियाँ। ये नीचे जो दिख रहा है सारे के सारे क्या हैं? प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। अब यहाँ पे गोविंद पंत सागर से ही उधर जो सोन नदी गया था, देखिए इधर एक तरफ गया था सोन नदी और एक तरफ कौन आया? नर्मदा नदी। तो ये यहाँ पे एक पहाड़ है विंध्याचल और यहाँ सतपुरा, तो उन दोनों के बीच कौन बहती है? नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी और तापी नदी, ये दो ऐसा नदी है जो कहाँ गिरता है? अरब सागर में। बाकी इधर एक पश्चिमी घाट पहाड़ है, हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ से सारे नदियाँ जा के कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और ये डेल्टा, या यहाँ पे देखिए एक चिल्का झील है, ठीक है, चिल्का झील। यहाँ है कोलूर झील, ठीक है, यहाँ है
पुलकित झील, ये सब आपको ध्यान रखना है ताकि मैप में आप तुरंत बता दें कि चिल्का झील कहाँ है। तो आप सोचिए यहाँ पे कौन सा प्रदेश रहता है, उड़ीसा, ठीक है। कोलूर झील कहाँ है, ठीक है। तो अगर मैप में याद है तो आप, पुलकित झील कहाँ है, कावेरी नदी यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ कृष्ण सागर झील से कावेरी नदी निकल के आ रहा है, ठीक है। यहाँ तुंगभद्रा नदी है और कृष्णा नदी, ये दोनों एक जगह मिलके एक झील बनाता है, नागा अर्जुन सागर, नागा अर्जुन सागर। यहाँ पे देख रहे होंगे निजाम सागर, ठीक है, गोदावरी नदी, और ये पेन गंगा आके किस में मिलती है, गोदावरी में। यहाँ तापी नदी, ठीक है। तो इस तरीके से, और यहाँ लिंगा मिक्की झील। तो ये सारे आपको बार बार ध्यान देने हैं, और आप अपना जो नदी तंत्र का अथी बनाइए, क्या है, नोट्स बनाइए। वो कैसा बनाइएगा, वो बिल्कुल मैप में बनाइएगा, या मैप में ही सारा डाटा लिख दीजिएगा कि सिंधु नदी तंत्र कितने में फैला हुआ है या क्या क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवप्रयाग में भगीरथ एवं अलकनंदा का संगम यहाँ दिखाया जा रहा है। नमामि गंगे परियोजना, नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्यों, प्रदूषण के प्रभावी, ये 2015 में शायद चालू हुआ था, इसको जांच कर लें एक बार, ठीक है। प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा इसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा किया जा सके। आप इस परियोजना के बारे में अधिक जानकारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। नमामि गंगे में कितना पैसा खर्च हुआ है, क्या क्या काम किया गया है, वो सारे चीज़ आपको डिटेल मिल जाएंगे। यहाँ पे क्या कहता है आगे कि इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है, जिसके बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी के उपजाऊपन प्रदान करती है और कृषि योग्य भूमि बनाती है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाले मुख्य सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, सोन। चंबल, बेतवा, सोन ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती है। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए कि ये नदियां कैसे तथा कहाँ गंगा में मिलती है। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल को परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा से पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी 2 भागों में बट जाती है, भागीरथ और भागीरथी हुगली, जो कि इसकी एक वितरतिका है। वितरतिका क्या बोलते हैं, जब जल धाराएं, जैसे एक नदी जा रहा है और एक मेन नदी उधर चल गया और एक छोटा सा इधर धारा फूट गया, तो इसी को नदी का वितरतिका कहते हैं। तो हुगली नाम से एक नदी वहाँ से निकल जाती है, नदी से ही नदी निकलने, तो उसी को बोलते हैं वितरतिका। दक्षिण की तरफ बहती है और डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। आगे है, यहाँ पे जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है, ठीक है। ये गंगा नदी को और किस नाम से फिर जानते हैं बांग्लादेश में, मेघना के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी समुद्र में विलीन होने से पहले ये इसको मेघना कहते हैं, ठीक है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। डेल्टा के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है जहाँ पे मैग्रोव वन पाए जाते हैं। आगे होगा, सुंदरबन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप, किस पादप के वजह से पड़ा है, सुंदरी नाम का एक वृक्ष पाया जाता है उस डेल्टाई भाग में, उसी के नाम पे पड़ा है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। आगे है, गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। सिंधु की लंबाई 2900 था, इसका लंबाई 2500 किलोमीटर। चित्र में अभी देख चुके हैं। क्या आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं? अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। कौन सा? सिंधु और गंगा के जल विभाजक पे कौन सा नगर स्थित है?
अंबाला नगर, किसके? सिंधु और गंगा नदी तंत्र के जल विभाजक जहाँ से दो जल क्षेत्र अलग होते हैं उसी को जल विभाजक कहते हैं। तो सिंधु और गंगा नदी के जल विभाजक के तौर पे कौन है? अंबाला नगर। अंबाला से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है, इसीलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्पी बन जाते हैं। आगे है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूरब तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोत के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। ये भी मानसरोवर झील के से ही निकलती है, बस पूरब की ओर निकलती है और सिंधु पश्चिम की ओर निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूरब की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर 7757 मीटर के पास पहुंचकर ये कहाँ से मुड़ती है? नामचा बरवा एक शिखर है हिमालय का, नामचा बरवा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर मतलब एकदम सीधे इस तरीके से मुड़ जाती है, जैसा मोर बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे हम लोग देखे थे अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। तथा दिबांग, लोहित, केनूला एवं दूसरी सहायक नदियाँ, इसके सहायक नदियाँ ब्रह्मपुत्र के कौन कौन हैं? दिबांग, लोहित, केनूला, ये अरुणाचल प्रदेश की कुछ नदियां हैं जो इसमें मिलती है, या कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। दूसरी सहायक नदियां इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का नाम देती है। तो असम में ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, परंतु अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं। ठीक है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। याद रखें, यमुना नहीं, जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या नाम है? जमुना। ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में क्या नाम है? सांगपो। इसका बहुत सारा नाम हो गया, सांगपो, दिहांग, उसके बाद क्या? सांगपो सबसे पहले तिब्बत में, उसके बाद दिहांग कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद असम में क्या हो गया इसका नाम? असम में हो गया ब्रह्मपुत्र। ठीक है। और उसके बाद बांग्लादेश में इसका नाम हो गया जमुना। तो ये चार नाम से इसी नदियों को अलग अलग जगहों पे जाना जाता है। कहता है तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। शीत माने ठंडा और शुष्क माने अब सूखा, मतलब वहाँ आर्द्रता नहीं है, बारिश उरिश नहीं कम होता है। अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यह नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदीय द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम? उसका नाम है माजुली द्वीप। याद रखें। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम और बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत के अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन कर देता है। तो ये था आपका ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी और सिंधु नदी। आगे है प्रायद्वीपीय नदियां। तो एक एक करके प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ेंगे। अब आगे है प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण करती है। निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। प्रायद्वीपीय नदी का निर्माण कहाँ? जल विभाजक पश्चिमी घाट, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूरब की ओर बहती है।
पश्चिम से निकलती है, पूरब की ओर बहती है। इन सब जो है कावेरी पूरब की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये सभी प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या बनाती है? अब मुहाना, नदी मुहाना किसको बोलते हैं? जहाँ से नदी किसी विशाल जलाशय या सागर में गिरता है तो उसी को नदी मुहाना कहते हैं। तो ये अपने मुहाने पे क्या होता है? डेल्टा का निर्माण करती है और डेल्टाओं में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा और तापी, नर्मदा और तापी नदी दो बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती है। तो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी कौन है? नर्मदा और तापी नदी। और ये क्या बनाती है? ये ज्वारंद मुख का निर्माण करती है, ज्वारंद मुख का निर्माण करती है या झरना बनाती है, ऐसे कह सकते हैं। ज्वारंद मुख का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियों का आकार से अपेक्षाकृत छोटी होती है। तो इसका अपवाह द्रोणी मतलब ये बहता बहुत छोटा छोटा, मतलब कम कम लंबाई की होती है। अब एक एक करके नदियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे है आपका नर्मदा नदी, नर्मदा द्रोणी, मतलब नर्मदा नदी और नर्मदा द्रोणी लगभग सेम ही है। मतलब वो स्थान जहाँ से नर्मदा नदी बहती है उसी को हम क्या कहेंगे? नर्मदा नदी या नर्मदा द्रोणी। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से, ये याद रखें। नर्मदा नदी का शुरुआत कहाँ से होता है? नर्मदा द्रोणी की शुरुआत कहाँ से होती है? अमरकंटक पहाड़ी के निकट होता है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुँचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। तो इसके तट पे बहुत सारे दर्शनीय स्थल, मंदिर बनाए गए हैं। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गार्ज से बहती है। जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है और वहाँ धुआंधार प्रपात, कौन सा? धुआंधार प्रपात कौन नदी बनाता है? ये जल प्रपात का मतलब जब ऊंचाई से जल अचानक गिरती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्या? प्रपात, जल प्रपात। तो ये कहाँ पे? जबलपुर में धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। आगे, तो नर्मदा नदी जबलपुर में धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी है। इनमें से अधिकतर समकोण पर एकदम डायरेक्ट 90 डिग्री पे मुख्य धारा से मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में बहती है। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे, कौन सा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी एक योजना? नमामि देवी नर्मदे नाम की योजना प्रारंभ की गई। आप इसके बारे में वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। कौन सा? नमामि देवी नर्मदे। जाकर इस पे आप इसके बारे में किसकी कितनी लागत है, कब शुरू हुआ है, ये सारी चीज़ वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आगे तापी द्रोणी। तापी एक नदी है, तापी नदी बोल सकते हैं या तापी द्रोणी। तापी का उद्गम, द्रोणी का मतलब ही है वो दरार जिसमें होकर क्या बह रही है? तापी नदी बह रही है, तो उसी को हम तापी द्रोणी कह देते हैं। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में के सतपुरा की श्रृंखला से होती है। सतपुरा के पहाड़ी से तापी नदी कहाँ से निकलती है? सतपुरा पहाड़ी से। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य में अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत ही संकीर्ण है, इसीलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भारत पूजा, पेरियार, ये सब नदियां हैं जो पश्चिम की ओर ही बहती है। कौन कौन? साबरमती नदी, माही नदी, भारत पूजा नदी, पेरियार नदी, ये सब पश्चिम की ओर, पश्चिम जानते हैं ना, ये भारत हो गया, इधर की ओर बहने वाली नदियां हैं। ठीक है। और पूरब की ओर का मतलब इधर की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो साबरमती, माही, भारत पूजा, पेरियार, ये सभी नदियां इधर की ओर बहती है। ठीक है। गोदावरी द्रोणी के बारे में अब हम लोग जानते हैं। तो तुमसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि क्या पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के नाम बताइए। तो नर्मदा,
तापी, साबरमती, माही, पेरियार, एगो भूजा, पूजा, भारत पूजा नदी है एक, गोदावरी, द्रोणी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ये पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? गोदावरी। सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर, गोदावरी की लंबाई 1500 किलोमीटर। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसका द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग है। ठीक है, यानी इसका लगभग भाग कहाँ है? महाराष्ट्र में है। मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती है। तो गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन है ये पूछा जा सकता है। पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, ये सभी गोदावरी की क्या है? सहायक नदियां हैं। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण का गंगा कहा जाता है। गोदावरी को क्या कहा जाता है? दक्षिणी गंगा, दक्षिण की गंगा। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा। ये पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा गया है कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को। ठीक है, आगे हुआ महानदी द्रोणी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़, कहाँ से ये निकलती है? छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से, छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से तथा ओडिशा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, इसकी अपवाह द्रोणी कहाँ? महाराष्ट्र में बहती है। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा में बहती है। आगे है कृष्णा द्रोणी। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत जिसको कृष्णा नदी लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी नदी और भीमा नदी इसकी सहायक नदियां हैं। देखिए, मूल रूप से आपको 4 चीज़ें किसी भी नदी के बारे में पता होना चाहिए। पहला चीज़, ये कहाँ से निकलती है। दूसरा चीज़, ये कितनी लंबी है। तीसरा चीज़, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन हैं। चौथा चीज़, ये कहाँ गिरती है। अगर ये 4 नदी और ज़्यादा से ज़्यादा 5वां चीज़ कह सकते हैं तो किस किन राज्यों से होके गुजरती है। ठीक है, आप एक टेबल बना लें। जैसे देखिए, आप क्या, पहला चीज़ नदी के नाम, नदी नाम लिखिएगा। दूसरा चीज़ क्या लिखिएगा? उद्गम स्थल, उद्गम स्थल मतलब ये कहाँ से निकलती है, इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, लंबाई कितनी है, यह किन किन राज्यों से होके जाती है, किन राज्य से गुजरती है, उसको शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं। जैसे बिहार से गुजरा तो बिहार, यूपी से तो यूपी, इस तरीके से शॉर्टकट लिखें। और उसके बाद ये कहाँ समावेश करती है, मतलब ये कहाँ अंत होती है। ठीक है, उद्गम अस्त होती है। उद्गम का उल्टा होता है अस्त। ठीक है, तो ये कहाँ अस्त होती है, मतलब कहाँ ये गिरती है। बंगाल की खाड़ी में होगा या अरब सागर में होगा। ठीक है, तो इतना चीज़ अगर आप किसी नदी के बारे में जान गए तो आप समझ लीजिए कि उसका सारा चीज़ जान गए। हाँ, इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। कावेरी नदी, कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। अब देखिए, कावेरी नदी कहाँ निकलती है? पश्चिमी घाट के कौन सी पहाड़ से? ब्रह्मगिरी पहाड़ से। यह तमिलनाडु के कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो तमिलनाडु में से जाके बंगाल की खाड़ी में जाती है। इसकी लंबाई कितना है? 760 किलोमीटर। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन है? अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। ये सब यहाँ से पूछा जाता है, डीपली पूछता है तो ऐसे पूछ देता है, अमरावती किस नदी का सहायक नदी है, या 3 गो ऑप्शन दे दिया और बोलेगा कावेरी की सहायक नदी इनमें से कौन कौन है, ये मतलब कौन नहीं है, और 1 ऑप्शन दे देगा अलग।
तो इस तरीके से पूछा जाता है। तो सहायक नदी तो आप याद रखें, या ऐसे पूछ सकता है ऐसे में क्वेश्चन कि बताइए कावेरी नदी इनमें से किस राज्य में नहीं बहती है। तो ये बहती किस में है ये आपको अगर याद है, तो किस में नहीं बहती है ये आप आसानी से बता सकते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में ये बहती है। आगे है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है, ये याद रखें, ठीक है। शिव सुंदरम जलप्रपात कौन नदी बनाती है? कावेरी नदी के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बंगलोर और कोलार स्वर्ण क्षेत्र, जिसको केजीएफ कहते हैं, ठीक है, केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड यानी क्षेत्र, कोलार स्वर्ण क्षेत्र में किससे? शिव सुंदरम में जो प्रपात है वहाँ से विद्युत निकलता है, उत्पन्न किया जाता है, और वो केजीएफ, मैसूर शहर और बेंगलोर को दिया जाता है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? आपको ये बताना है, कमेंट में आप जरूर बताएं भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूरब की तरफ बहती है, जैसे दामोदर नदी, ब्राह्मणी नदी, बैतरणी नदी, स्वर्णरेखा नदी, ये सब। ये कभी कभी पूछा जाता है कि किस नदी में सोना पाया जाता है, तो स्वर्णरेखा नदी में। दामोदर नदी, अपने एटलस में इसकी जानकारी, मतलब जब भी ज्योग्राफी पढ़ें तो एटलस का खूब यूज करें। मतलब आज जैसे नदी पढ़ रहे हैं तो नदी वाले पूरे तंत्र को आप एटलस में या खुद से अपने हाथों से बना के उसको देखें। पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है, जिसमें 97% भाग जल लवणीय है, ठीक है। लवणीय का मतलब खारा है। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। तो ये एक आंकड़ा है जिसको आपको ध्यान रखना है। झील, अब जो आगे हम लोग पढ़ेंगे वो झील के बारे में। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील नाव वाले घरों तथा शिकारा, नाव वाले घर तथा शिकारा, डल झील में क्या चलती है? नाव वाला घर चलता है, जिसको क्या कहते हैं? शिकारा, ठीक है। नाव वाले घर को क्या कहा जाता है? शिकारा। तो आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहां नौकायान, तैराकी एवं अन्य जलीय खेल का आनंद लिए होंगे। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर झील नहीं होते, तब क्या वे उतना ही आकर्षित करते जितना वो आज करते हैं? क्या आप कभी यह जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किस स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहां जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। गर्त माने गड्ढे, पृथ्वी के सतह के गड्ढे में जहां जल जमा हो जाता है उसे हम झील कहते हैं। बड़े आकार वाले झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन सागर, मृत सागर, अरल सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, लाल सागर, ये सभी वास्तव में एक झील है, परंतु ये बड़े आकार वाला झील है जिसको हम क्या कहते हैं? सागर। भारत में भी बहुत से झीलें हैं। ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों से भिन्न है। अधिकतर झीलें अस्थायी होती है तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होती है, जैसे अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। यहाँ कुछ ही ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ की चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। एक विसर्पी नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में काटकर गोखुर झील का निर्माण होता है। जैसे हम लोग गोखुर झील के बारे में पिक्चर में देखे थे कि किस तरीके से होता है। विसर्पी नदी के ये पूछा जाता है कि विसर्पी नदी बाढ़ वाले क्षेत्र में कौन से झील का निर्माण होता है, तो वो गोखुर झील का निर्माण होता है। स्पीट और बार तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं। स्पीट
और बार, जिसको रोधिका कहा जाता है, वो क्या बनाता है, लैगून झील बनाता है। चिल्का झील, पुलकित झील, कोल्लूर झील। तो लैगून झील, जैसे चिल्का झील जो है वो क्या है, लैगून झील है, ठीक है। पुलकित झील भी लैगून झील है, कोल्लूर झील भी लैगून झील है। अंतर्देशीय भागों में ये लोकताक झील है, लोकताक झील, ठीक है। ये जो पिक्चर दिया गया है लोकताक झील का दिया गया है। वाली झील कभी कभी मौसमी होते हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान का सांभर झील। सांभर झील कहाँ है, राजस्थान में, ये पिक्चर में भी हम लोग देखे थे। एक लवण झील है, लवण झील का मतलब ये नमकीन झील है वाली झील है। इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी होती है। दूसरे शब्दों में ये तब बनती है जब हिमालय ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई हो जो बाद में हिम पिघलने से भर गई है, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गया है। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर में बुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बना है। तो कुछ हिमानी क्रियाओं से बना है और कुछ भूगर्भीय क्रियाओं से बना है। तो यह भारत की सबसे मीठे पानी का प्राकृतिक झील है। सबसे बड़ी मीठी झील कौन है, बुलर झील। डल झील, भीमताल झील, नैनीताल, लोकताल और बारापानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण झील हैं जो मीठे पानी की झील है। डल झील, भीमताल झील, नैनीताल झील, लोकताक झील। देखिए ताल वाला जितना झील है सब उत्तराखंड वाला में है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण होता है। जैसे ये आपको पूछा जाएगा, गुरु गोविंद सागर जो झील है वो भाखड़ा कृत्रिम झील है। ये भाखड़ा नांगल परियोजना की वजह से कौन सा झील बन गया है, गुरु गोविंद सागर, ठीक है। गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजना के कारण बन गया है। एटलस की सहायता से प्राकृतिक तथा मानव निर्मित झीलों की सूची आप बना सकते हैं। झील मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है, क्योंकि वो जल को स्टोर रखती है और वहीं जल धीरे धीरे बह के निकलती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है, जलीय पारितंत्र को संतुलित रखती है, झीलों की प्राकृतिक सुंदरता एवं पर्यटन को बढ़ाती है तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती है। तो झीलों का उपयोग आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से है। अब है नदियों पे हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरीके से निर्भर करती है। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट पर प्राचीन काल में ही अधिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों के एक सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे हैं, ठीक। किंतु भारत जैसे देश में के लिए जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण, नदियों के महत्वपूर्ण योगदान है। अगला एक यहाँ से चूँकि पूछा जाता है, देखिए देश की नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान GAP गंगा एक्शन प्लान का आरंभ हुआ, जिसको गंगा कार्य योजना कह सकते हैं। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, 1995 में क्या बना, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP की शुरुआत कब हुई, 1995 में। गंगा कार्य योजना कब बना, 1985 में। के तहत अन्य नदियों को जोड़ने का तथा गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियां देश में जल का प्रमुख स्रोत है। NRCP का उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करना एवं जल की गुणवत्ता को सुधारना है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस साइट पे जा सकते हैं। नदी प्रदूषण,
नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि की बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणामस्वरूप नदियों में अधिक जल की निकासी होती है तथा इसका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के का ऐसा संभव नहीं हो पाता है तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इसकी स्वच्छता बनाने के लिए अनेक कार्य योजना लागू की गई है। क्या आपने कभी ऐसी कार्य योजना के बारे में सुना है? नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार करें और अपनी कक्षा में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें, बुलर झील निम्नलिखित में किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन है? अमरकंटक की पहाड़ी। आगे आपका है, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ दिया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा नदी, तो आप इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको बाद में मिलेंगे। तो गोदावरी नदी मतलब क्या है? निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो गोदावरी नदी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर जाती है? तो वो भ्रंश घाटी, वो कौन सा है नदी भ्रंश घाटी से होकर जाती है? तो वो नर्मदा और तापी नदी। आगे यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन उत्तर संक्षेप में देना है, अभी आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके आंसर्स हम लोग अगले पार्ट में लेके आएंगे। ये सारे चीज़ आपको मिलान करने हैं, ठीक, कि कौन सा नदी कहाँ है, और इसके आंसर्स आप बनाइएगा तो आपका बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में, अगले पार्ट में।